सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 3 महीने के लिए विफाकी वज़रा के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी लगा दी है। 3 महीने की पाबंदी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं अगले 3 महीने बहुत अहम है, इसलिए वज़रा गैर ज़रूरी तौर पर मुल्क से बाहर ना जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस बयान को लेकर अफवाह साज फैक्ट्रियां गर्म हो गई हैं। जितने मुंह उतनी बातें वाला मामला है। कहा जा रहा है कि दूसरों को ना घबराने के मशवरे देने वाले खुद घबरा गए हैं। तब्दीली को तब्दीली का खतरा महसूस होने लगा है। सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह बयान किस तनाजुर में दिया है। इससे पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी वज़ीर-ए-आज़म को मुखातिब करके कह चुके हैं कि अब आपके घबराने का वक्त हुआ चाहता है। आज पेशावर में भी बिलावल भुट्टो हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे थे। इन्होंने ईवीएम को RTS-2 का नाम दिया, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत बार बार बमांगे दोहल ये कह रही है कि अगले इलेक्शन हर सूरत ईवीएम पर ही होंगे। हुकूमत ने ऐसा ना करने पर इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने का भी इंदिया दिया है, लेकिन सबके बावजूद इलेक्शन कमीशन भी ना की तकरार कर करके हुकूमती सीने पर मूंग दल रहा है। वाकिफाने हाल का दावा है कि इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम मशीन्स की खरीदारी के बारे में टेंडर पर हुकूमती दबाव को मुस्तरद कर दिया है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं जिस पर कोई दबाव कबूल करे। मीडिया के जरिए दबाव बढ़ाने या बयानात से इलेक्शन कमीशन मरूब नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार और आईनी इदारा है। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन 3 आला सतही कमेटियां तश्कील दे चुका है, जिनकी सिफारिशात के बाद कंसल्टेंट हायर करके टेंडर समेत दीगर अमूर को आगे बढ़ाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का रवैया हुकूमत को यकीनन हैरान कर रहा है, लेकिन आज साबिक चीफ जज GB राना शमीम ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हैरान बल्कि परेशान कर दिया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुतालिक बयान हल्फी केस में राना शमीम ने कहा कि उन्होंने अखबार को कोई बयान हल्फी नहीं दिया। इनका बयान सर बमोहर था जो पता नहीं कैसे अफशा हो गया। अदालत ने राना शमीम को 5 रोज में शो कॉज नोटिस पर जवाब और असल बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया है। केस की मजीद समाअत 7 दिसंबर को होगी, लेकिन सवाल यह है कि राना शमीम के आज के बयान ने मामला सुलझाया है या मजीद उलझा दिया है। इसी से आगाज करते हैं। बाबू डोगर गुलाम मुर्सा मेरे साथ है। बाबू डोगर साहब, ये क्या हुआ, मामला उलझा है या सुलझा है? साहब मामला तो उलझ गया। मेरा मतलब है कि अब शमीम साहब जो हैं अब वो मुखरी गए हैं। वो कहते हैं मुझे याद ही नहीं है कि उस बयान हल्फी में मैंने लिखा गया था। उनको ये याद है कि 3 साल पहले साकिब निसार एक फ़ोन पे किससे क्या बात कर रहे थे। ये डिट्टो ओनोत याद है, लेकिन ये याद नहीं कि मैंने अपने बयान हल्फी में लिखा गया था। और दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि उन्होंने कहा कि जनाब बयान हल्फी जो है वो लंदन में एक लॉकर में पड़ा हुआ है और वो जो है वो रिपोर्टर के पास कैसे आ गया मुझे इसका पता ही नहीं है। अगर उन्होंने बयान हल्फी लॉकर में रखा हुआ है तो फिर ये तो अब इन्वेस्टिगेशन वाली बात है कि रिपोर्टर को ख्वाब में तो नहीं आया। अल्टीमेटली बयान हल्फी की कोई ना कोई कॉपी हुई होगी, वो कॉपी किसी ना किसी के पास पहुंची होगी, या ये भी हो सकता है वो बाकायदा छापा गया, यानी कि जी मैं फलां इस तरह से कह रहा हूँ। वो सारी चीज़ ऐसे जैसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो जैसे उसकी कोई कॉपी करवाई हुई और उसके बाद वो लिखा गया। सर उसकी कॉपी जो है वो उसने छाप दी ना अंसार अब्बासी ने, तो वो कॉपी कहाँ से आ गई? सवाल तो ये है कि क्या लॉकर में पड़े हुए जो बयान हल्फी की कॉपी अपने आप ही होगी? अल्टीमेटली किसी ना किसी के पास तो ये कॉपी थी, या किसी ना किसी के पास तो ओरिजिनल बयान हल्फी था जिसकी कॉपी अंसार अब्बासी को फराहम की गई। अब जो अतर मिनुल्लाह साहब है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो अब पता करना पड़ेगा कि इसकी कॉपी कैसे आई। और दूसरी बात ये कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने वो बयान हल्फी लिखवाया और उसके बाद उसको लॉकर में जमा करवा दिया। सबसे अहम सवाल जो खड़ा होता है उनको, अच्छा अंसार अब्बासी की वो मैं स्टोरी पढ़ लें, उसमें उसने उनसे कहा, उसको सारा कंटेंट बताया बयान हल्फी का कि जनाब आपके बयान, उन्होंने कहा जी आप बयान हल्फी मुझे पढ़ के सुनाए जो आपके पास है। उसने वो सारा बयान हल्फी पढ़ के सुनाया तो उन्होंने कहा जी हाँ ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि उस वक़्त जब ये स्टोरी छपी आज से 15 दिन पहले, उस वक़्त उनको बयान हल्फी का सारा कंटेंट याद था, स्टोरी के अंदर लिखा हुआ है।
कि उसने कहा कि जनाब मैंने उनसे कहा कि आपका एक बयान हल्फी है। उन्होंने पहले तो बड़ा मिस्टीरियस उसको बनाया कि जी एक कॉल की, उसको लिया, फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया, उसने 10-12 कॉलें की, डायरेक्ट कॉलें की, फिर दोबारा कॉल एक दूसरे नंबर से किसी और नंबर से फ़ोन किया, उसने कहा जी कि इस पे मुझे बात करो। उसके बाद बयान हल्फी डिस्कस हुआ और कहा ये बयान हल्फी ठीक है। ठीक उस दिन जिस दिन ये स्टोरी छपनी थी उस दिन उनको बयान हल्फी का सारा मतन बिल्कुल याद था। आज कोर्ट के सामने जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कि जी मुझे बयान हल्फी का मतन याद नहीं है। और तो उसामा साहब ये तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। सही। इसका मतलब ये है कि वो अब दौड़ रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ एक सर्विंग जज है। सही। हाई कोर्ट के इल्ज़ाम राना शमीम साहब ने लगाया। अब सबसे बड़ी बात साहब मुकर गए कि मैंने तो उसको कॉपी को दिया ही नहीं और कंटेंट मुझे याद ही नहीं है। तो अब उस सवाल तो आगे ये बनता है कि अंसार बासी की आपकी बात तो हुई थी, अगर वो कहते हैं बात भी नहीं हुई तो फिर अगला सवाल ये कि अंसार बासी साहब को कहाँ से बिल्कुल ये सब सवाल आते हैं। राना शमीम साहब के बेटे और उनके वकील भी हसन राना साहब हमारे साथ हैं। हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि ये तो अब अजीब बात हो गई कि ये किस तरह से फिर ये सारी कॉपी छप गई, जबकि अंसार बासी साहब कह रहे हैं जी मेरे पास सारे सबूत हैं कि पूछा गया था राना शमीम से, उनके सामने मैंने सारे कंटेंट्स रखे थे इसके। जो राना शमीम कह रहे हैं मुझे तो ये मैंने देखा ही नहीं है जो छप गया है, ये वो है भी या नहीं है, मुझे नहीं पता इसका। यही मसला होता है कि कोर्ट रिपोर्टिंग पे आप चलते हैं, कोर्ट को ऑर्डर पढ़ें, कोर्ट में तो कुछ ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने तो कहा कि मैं अपना जवाब दाखिल करता हूँ, अब वेट कर ले इंशाल्लाह 7 तारीख 5 दिन जवाब दाखिल हो जाएगा, उसमें सब कुछ क्लियर आ जाएगा आपके सामने इंशाल्लाह। ठीक नहीं, लेकिन जो अदालत में रिमार्क्स सामने आए हैं अब तक उसमें तो ये है कि राना शमीम साहब कह रहे हैं कि जी कुछ टाइम लगेगा, मैंने किसी को नहीं दिखाया, मैंने उसकी कॉपी नहीं कराई। वो नहीं कहा अदालत में कि इसकी एक ओरिजिनल की कोई कॉपी नहीं कराई या उन्होंने कहीं किसी अखबार को नहीं दिया, तो फिर उनके पास कैसे पहुंच गया? है ना, ये रिमार्क्स तो आप जी जी विद ऑल डी रिस्पेक्ट, ये रिमार्क्स तो आप टिकर्स की बात कर रहे हैं ना। ऑर्डर पे बताएं कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है? नहीं, ऑर्डर तो आपकी बात सही है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ऑर्डर में तो जाहिर है कि सिर्फ उनका जवाब मांगा गया है। तो सवाल उन्होंने तो सवाल रेस किए हैं। हाँ, सवाल जो रेस किए उसका हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, आप समझते हैं कि ये 7 तारीख तक जो ओरिजिनल बयान हल्फी है वो आ जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है वो तो शायद बरतानिया में इस लॉकर में है। नहीं, तो उसमें डिटेल्ड ऑर्डर में ये भी तो पढ़ें कि हाई कोर्ट ने तो पूरा कहा है कि डियर अटॉर्नी जनरल साहब को डायरेक्शन दी है कि इनको फैसिलिटेट करें कि एज सुन एज पॉसिबल ये लेके आएँ। तो अगर हमें पाकिस्तान स्टेट की सर्विसेज भी चाहिए हुई तो वो भी मिल जाएंगी, तो इंशाल्लाह वो आ जाएगा, विद इन टाइम जमा हो जाएगा। लेकिन राना साहब सवाल ट्रू कॉपी जमा करानी है, ओरिजिनल कॉपी जमा कराने की जरूरत नहीं है। देखिए राना साहब, सवाल तो एक पैदा होता है कि एक एफिडेविट जो लंदन में एक लॉकर में पड़ा हुआ है वो एक रिपोर्टर के पास कैसे पहुंच गया? देखिए, ये सवाल तो आप मुझसे कितनी बार पूछ चुके हैं। मैं शाहजेब खानजादा साहब के शो में बड़ा कैटेगोरिकली बोल चुका हूँ कि मेरे वालिद साहब ने ड्यूरिंग दिस शो एक रुका भेजा था कि अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज उन्होंने किसी को ये नहीं जमा कराया किसी अदारे में, और अभी तक किसी जगह नहीं ये एफिडेविट जमा कराया। अगर ये लीक हुआ है तो नोटरी पब्लिक ऑफिस से लीक हुआ है, तो उधर से किसने लीक किया वो तो हमें नहीं पता। अगर आपको पता चल जाए तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा, हम उन्हें भी लीगल नोटिस सर्व कर देंगे इंशाल्लाह। नहीं, मुझे एक बात बताएं, ये तो आपको लीगल नोटिस उनको सर्व करना चाहिए। आपने मुझसे मशवरा, आप मुझसे बेहतर हैं, आप लॉयर हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि नोटरी पब्लिक से एक हलफनामा होता है, वो एक खुफिया डॉक्यूमेंट है जिसको आपने लॉकर में रखा है, आप पब्लिक नहीं करना चाहते, तो नोटरी पब्लिक किस तरह उसको पब्लिक कर सकता है? आपको पता है अगर इंग्लैंड में हमने झूठा लीगल नोटिस किसी पे सर्व कर दिया तो उसके डैमेजेस कितने हैवी पे करने पड़ते हैं, आपको शायद इल्म नहीं है। इमरान खान साहब पे झूठा केस फाइल किया था, झूठे इल्ज़ाम लगाए थे इन बोथरम और इलेम ने, तो उन्होंने इमरान खान साहब पे उन पर डेफेमेशन का केस फाइल कर दिया। तो जब वो जीते तो वो बिल्कुल रोड पे आ गए थे इन बोथन साहब और एलन लैब। तो आप चाहते हैं कि मेरे साथ भी ये हुए, मुझे आप शवाहिद दे दें तो मैं इंशाल्लाह बिल्कुल लीगल नोटिस सर्व कर दूँगा अगर मेरे पास एविडेंस हो कि किसने लीक किया।
अच्छा, जो बयानी हल्फी वहाँ पर मौजूद है, अब आ जाएगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अदालत में वो आ जाएगा, तो उसमें और जो छापा गया है जिसके बारे में राना शमीम साहब ने कहा कि जी वो तो मैंने देखा नहीं, पता नहीं उसमें क्या है, तो अगर उसमें फ़र्क हुआ तो इसका मतलब है, आप समझते हैं कि कानूनी तौर पर ये बड़ा मसला बन सकता है? एज एडवोकेट आप क्या समझते हैं कि ये फिर जंग ग्रुप के लिए बड़ा मसला बन जाएगा कि उन्होंने कुछ और छाप दिया? नहीं, देखें, अभी तक मेरे वाले साहब ने कहीं तो ये कहा ही नहीं है कि जी ये एफिडेविट जो व्हाट्सएप वाला है ये जारी है। उन्होंने कहा मैंने उसे देखा नहीं है। तो वो तो जब उसे देखेंगे और अगर कंटेंट सेम होए तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। अगर कंटेंट्स डिफरेंट होए तो फिर एक क्वेश्चन बन सकता है, वो तो फिर हम लीगल एक्शन जिसके खिलाफ बनता होगा फिर लेंगे कि किस तरह आपने जाली छापा। लेकिन ये थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाने वाली बात है। इन शॉर्ट कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने डिनाई नहीं किया मेरे वाले साहब ने कि जी कोई उसके कंटेंट्स को। तो फिर उसके बाद अखबार के खिलाफ एक्शन हो सकता है। जी गुलाम साहब, बात हो रही है, आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि किसी भी केस की ज़ाहिर है कि उसके असरात और उसके जो मज़मरात हैं उसका पता चलता है कि इसको फ़ायदा इस मामले से किसको पहुँच रहा है। तो जो बयान हल्फी है राना साहब का, वो बराह रास्त ये फ़ायदा दे रहा है मियां नवाज शरीफ को और मरीम नवाज साहबा को। दूसरी बात इसमें ये है कि आप लोगों के ताल्लुकात भी उनके साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो क्या ये जो मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं कि उनको फ़ायदा देने के लिए और उन केसेस से निकालने के लिए ये इस वक्त इसकी टाइमिंग्स बड़ी अहम है, तो आप इस बाबत क्या कहते हैं? आप पहले सवाल का तो मैं आपको ये जवाब दूंगा, अगर आप सच्ची मुझसे पूछें कॉल कैंसिल हो गई। नहीं, आवाज़ आ रही है आपकी। जी राना साहब की आवाज़ आ रही है जी। अच्छा, मेरा ख्याल है ड्रॉप हुई है लाइन, दोबारा हम मिलाते हैं उनको, शायद आवाज़ हमारी नहीं जा रही। अच्छा गुलाम नसर साहब, अब ये बात तो ऐसे लग रहा है कि जो अदालत में भी हुई है कि अगर कोई मुख्तलिफ हुआ मामला तो ये सारा कुछ तो आ जाएगा फिर ये जंग जो ग्रुप है जिसके बारे में राना शमीम साहब ने कहा जी उन्होंने छाप कर मुझसे पूछा है, जो अदालत में उन्होंने बनाया है। अब तो ये राना शमीम वर्सेस एक तरह से हमें नजर आ रहा है कि जंग ग्रुप आ गया है। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हसन साहब आपको अगर आवाज़ आ रही है, जो सवाल था उसका आप जवाब दे दें। जी गुलाम साहब एक सेकंड। जी हसन साहब फरमाइएगा। जी सॉरी, वो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। बात मैं पहले सवाल का जवाब तो आपका देने लगा था, वो ये है कि आपने पूछा इस सब पूरे जितना अभी तक जो कुछ हुआ है इसका बेनिफिशियरी कौन है जी। तो ऑनेस्टली अगर मुझसे आप एज अ लॉयर पूछेंगे ना, इस सब का बेनिफिशियरी मैं हूँ। आज से एक हफ्ता पहले मुझे कोई नहीं जानता था स्वाई लीगल फ्रेटर्निटी के या मेरे दोस्तों के। अच्छा। आप लोगों के दोस्तों के, आप लोगों की वजह से, चैनल्स की वजह से, न्यूज़ की वजह से अगर कोई बेनिफिशियरी तो मैं हूँ पूरा पाकिस्तान मुझे जान गया। वरना सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हमेशा जो होता है ना वो सच होता है, ये बात मेरी याद रखिएगा। अदली है, आप लोग बहुत जल्दी करते हैं, थोड़ा सब्र करें, पेशेंस इज़ वर्च्यू। आप वेट तो करें। अब आप 5 दिन के लिए वेट नहीं कर रहे। आप लोग ये मीडिया ट्रायल से ये केस नहीं रिजॉल्व हो सकते, इसमें बड़ी निटी-ग्रिटीज़ इन्वॉल्व हैं, बड़ी एविडेंस इज़ रिक्वायर्ड। थोड़ा सा सब्र रखें। एक और पटिशन भी फाइल होगी, बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने फाइल की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो ऑडियो लीक्स पे इतने इवेंट्स हो गए हैं, अब इसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए, इस चीज़ को एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाए। मीडिया ट्रायल से आप लोग कुछ भी नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। मैं लॉयर हूँ, मुझे पता है इस चीज़ का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, लेकिन राना साहब जिस तरह से अभी आपने फरमाया सारी सूरत हाल के हवाले से, तो इससे मिलती जुलती बात यही है कि तो आपने कहा कि मैं इसका बेनिफिशरी हूँ और अभी जुडिशल कमीशन की भी दरख्वास्त आ गई है। आप क्या समझते हैं, आप बीइंग अ लॉयर और एक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के साहबजादे होते हुए लॉ पर्सन हैं, कि ये जो सज़ाएं हुई थी मियां नवाज शरीफ को, उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल था या कोई इसको साजिश समझते हैं, जिस तरह से कि अभी के आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें हुई और इस तरह की बाकी जो चीज़ें हैं, वो क्या आपका क्या इस हवाले से मानना है? आप मुझे 2 मिनट देंगे, फिर मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। जी प्लीज़ बताएं।
जी जी प्लीज़। अब मुझे 2 मिनट चले, मैं बताता हूँ। अब देखें जी, इलेक्शन से पहले क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, हम उसको रिकलेक्ट करते हैं। एक तो जावेद हाशमी साहब ने बड़े असूली मौक़िफ़ पे पीटीआई को छोड़ा कि जी एक जज साहब ने एश्योरेंस दे दी है, नाम नहीं लिया उन्होंने, कि एश्योरेंस दे दी है कि जी जब वो आएंगे तो वो नवाज शरीफ साहब को डिसमिस कर देंगे। अब नाम तो कोई नहीं लिया, लेकिन हमने हिस्ट्री में देखा कि नवाज शरीफ साहब डिसमिस हुए, केस पनामा पे चला और उनको जजमेंट इकामा पे दी गई, विच इट सेल्फ वॉज वेरी क्वेश्चनेबल। फिर इसमें पहली बार हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक 5 रुकनी बेंच, पहले 2 रुकनी बेंच पटिशन को वो अलाउ कर देता है, उनको सज़ा दे देता है। 3 रुकनी बेंच कहते हैं नहीं जी, फर्दर एविडेंस इज़ रिक्वायर्ड। उसके बाद कुछ JIT रिपोर्ट्स आती हैं, उसके ऊपर सिर्फ इस बात पे उनको सज़ा दे दी जाती है कि जी जो उनको रिसीवेबल्स थे अपने बेटे से उन्होंने रिसीव नहीं किए, तो वो कभी ये फ्यूचर में कर सकते हैं, तो उस बिना पे सज़ा दे दी गई। तो इट्स सेल्फ इज़ अ वेरी क्वेश्चनेबल जजमेंट जिस पे बात की जा सकती है। और विद ऑल डी रिस्पेक्ट मैं एज ए लॉ स्टूडेंट इस पर बात कर रहा हूँ, मेरा कोई और इससे ज़्यादा एम नहीं है। तो मेरी अपने हाई कोर्ट्स के लिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरी रिस्पेक्ट है। तो जहाँ तक आपने सवाल पूछा, एक जावेद हाशमी की बात होगी, एक आप देखें कि जी टाइमिंग APS का होना, क्योंकि धरना एक फ्लॉप शो था PTI का, तो PTI जब उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकी तो फेस सेविंग के लिए लोग कहते हैं कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात मैं करने जा रहा हूँ, ये भी एक सवालिया निशान है कि APS में कौन इन्वॉल्व था, क्योंकि वही एक फेस सेविंग इवेंट था PTI के। फिर उसके बाद आप देखें कि जब ये एफिडेविट सरफेस पे आता है तो किसी और को मिर्चें नहीं लगती, फैसल वाडवा साहब, फैसल चौधरी साहब और मुराद सईद साहब। अब मैं फैसल वाडवा और मुराद सईद साहब को तो एक्सक्लूड कर देता हूँ। फैसल चौधरी साहब के जो चचा थे मरहूम, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, जनोदौस में आला मुकाम अता फरमाए, चौधरी इफ्तिखार साहब, वो वाले नहीं, चीफ जस्टिस ये लाहौर हाई कोर्ट के थे। वो मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, बड़ी इज्जत देते थे उन्हें और उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो फैसल चौधरी साहब को तो जब ये बातें उन्होंने की, और उनका अपना भाई भी अभी असिस्टेंट एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट जनरल लगा हुआ है चौधरी के भाई, ठीक नहीं, मैं नहीं ये बात करूँगा, वो कॉम्पिटेंट बंदा है, रोज़ कोर्ट में आता है। जी 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 जी, उनके फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब, सॉरी मैंने नाम गलत ले लिए हैं, लेकिन आपको बात समझ आ गई है, वो अभी एडिशनल एडवोकेट जनरल लगे हुए हैं। तो ये लोग सारे कह रहे हैं तो उनको नवाजा गया है? नहीं, वो हार्ड वर्किंग मैन है, ही इज़ वर्किंग, ही इज़ नॉट अ PTI एडवोकेट, ही इज़ एन एडवोकेट फॉर पंजाब गवर्नमेंट, फॉर पंजाब प्रोविंस। अच्छा, तो प्लीज़ ये प्रोफेशनलिज्म को अपनी सियासत में ना गंदा करें, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है। और इनको जब पता है कि एक क्रेडेंशियल है जस्टिस राना मोहम्मद शमीम साहब का, जी जी जी। अच्छा ये बताएं कि ये अब 7 दिसंबर तक मामला चला गया, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि जी, हाँ जी, ऑडियो लीक्स बड़ी आ गई हैं, कभी मुबैना तौर पर साकिब निसार साहब का आ रहा है, उसके लिए भी एक पिटीशन चली गई है, तो क्या ये दोनों इकट्ठी हो सकती हैं? क्योंकि ये तो मामला अलग चल रहा है, यही अदालत है वो उस मामले को अलग देख रही है, तो क्या आप समझते हैं इसका उससे कोई ताल्लुक बनता है या ये अलग चलेगा? क्योंकि ये तो तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। नहीं जी, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ये अलग चलेगी वो अलग चलेगी, कोर्ट की मर्जी है अगर उन्हें क्लब कर दें, ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का प्रोग्रेटिव है अगर उसे क्लब कर दे, वरना लॉ में कोई ऐसी नहीं है कि जी इनको क्लब करना है। लेकिन बेहतर यही होता है कि जब प्रोसीडिंग्स सिमिलर नेचर की हैं तो उन्हें क्लब कर दिया जाए, ये तो कोर्ट की मर्जी है जी। अच्छा, एक सवाल जो अदालत ने कहा कि 3 साल बाद बयान हल्फी दिया, ये जस्टिस साहब के सवालात हैं, आपने किस मकसद के लिए लंदन में दिया होगा ये आपने बयान हल्फी में बताना है या नहीं, वही बयान हल्फी ये आपने जवाब में लिखना है। मकसद क्या था बयान हल्फी का वो आपने बताना है। ना सिर्फ इससे अदालत बल्कि तमाम जजेस को आपके बयान हल्फी ने मशकूक बनाया। तो आपके वालिद से बात हुई आपकी, उन्होंने बता दिया है कि क्या जवाब लिखना है या अभी डिसाइड नहीं हुआ? नहीं जी, मेरे वालिद साहब लतीफ़ अफरीदी साहब के साथ बैठ के इसका जवाब बनाएंगे, क्योंकि ऑर्डर अभी आपके पास भी अभी पहुंचा है, मेरे पास भी पहुंचा है, तो इसके ऊपर आराम से पूरी डिटेल मीटिंग होएगी, उसके बाद जवाब बनाया जाएगा। अच्छा राना साहब ये राना शमीम जो है ये इस वक्त ट्विटर का टॉप ट्रेंड है, इस वक्त राना शमीम ट्विटर का टॉप ट्रेंड चल रहा है। उसमें बार बार एक चीज़ पूछी जा रही है कि राना शमीम साहब को 3 साल पहले साकिब निसार के साथ जो उन्होंने फ़ोन पे बात की
उसका कंटेंट याद है, लेकिन जब कोर्ट ने उसे पूछा, एक्सक्यूज मी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर आप जस्टिस नहीं सॉरी, अगर आप जस्टिस साकिब निसार कहते हैं तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जस्टिस राना मोहम्मद शमीम साहब भी सॉरी ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के एग्रीड मेरे सामने मेरे वाले साहब के जस्टिस रिटायर्ड कह ले, ओके ड्यू रिस्पेक्ट दे उनको। नहीं बिल्कुल ठीक है। ट्विटर में एक टॉप ट्रेंड चल रहा है कि उस वक्त साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो फोन पे बात कर रहे थे, जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम साहब जो हैं उनको वो सारा कंटेंट याद है, लेकिन जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि जनाब आपने जो बयान हल्फी दी है, एफिडेविट दी है, उसका कंटेंट क्या था, उन्होंने कहा वो मुझे याद नहीं है। तो ये टॉप ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, ये सवाल उठाया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ जो जज साहब ने लिखा है, और फिर आप खुद ही उसका मीनिंग निकाल लें। जज साहब ने क्या लिखा है? ही हैज़ फर्दर स्टेटेड दैट he had not provided copy of any document because the document executed by him was sealed and kept in a locker in the United Kingdom. It appeared that he was not sure regarding the contents of the purported affidavit or document as the case may be. As the case may be लिख दी है, उन्होंने कुछ नहीं लिखा इसके अलावा। उसके बाद आगे लिखा है he is unequivocally stated that the document affidavit kept sealed in locker was not shared with anyone. तो contents के ऊपर तो उन्होंने denial की ही नहीं है। कंटेंट्स को कहाँ डिनाई किया है मेरे वाले साहब ने? किधर लिखा है कि ये डिनाइड द कंटेंट्स? ये ट्विटर पे चल रहा है, तो सही तरह इंटरप्रेट करें ना थोड़ा सा। वो इंग्लिश उन्होंने, उनकी इंग्लिश बड़ी फ्लावरी इंग्लिश है चीफ जस्टिस साहब की, तो वो आप अच्छा सर आखिरी में बताएं, अब लतीफ़ अफरीदी साहब को बताया वो भी बड़े सीनियर लॉयर हैं, तो वो भी साथ एंगेज हैं लतीफ़ अफरीदी साहब? सॉरी कम अगेन प्लीज। आपने भी कहा कि लतीफ़ अफरीदी साहब के साथ मिलकर आपके वालिद साहब जो हैं वो जवाब तैयार करेंगे, तो वो भी साथ एंगेज हैं? जी वो भी साथ ऑब्वियसली उसके साथ कंसल्ट करेंगे ना जी, वो अब उनके लॉयर हैं। ठीक, तो इज़ अ वेरी सीनियर लॉयर, मुझे तो वालिद साहब से भी ज़्यादा सीनियर है लतीफ़ अफरीदी साहब जी, कोई शक नहीं। अच्छा, ये लंदन में जो बयान हल्फी है, क्या मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इसको जोड़ा जा रहा है जी? उनके वहाँ स्टे के लिए जो उनकी अपील चल रही है उसमें फ़ायदा हो सकता है? एज लॉयर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जनाब वो पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, देखें ये भी एक बयान हल्फी एक साबिक चीफ जज का आ गया है बयान हल्फी के जी सारे। आपने एज ए लॉयर पूछा है तो बिल्कुल फिर मैं ओपनली कह रहा हूँ जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एज अ लॉयर, ये आपने मुझसे सवाल पूछा है और मैं एज अ लॉयर, क्योंकि मैं एम्बेसीज का भी काम करता रहा हूँ, मेरे वालिद साहब भी ब्रिटिश एम्बेसीज के, सारी एम्बेसीज के वो लीगल एडवाइज़र रहे हैं। जिन लोगों को थोड़े से डाउट्स हैं उनके क्रेडेंशियल्स के, तो वो सारी एम्बेसीज के लीगल एडवाइज़र रह चुके हैं, तो वो उनको मेरिट पे जज बनाया गया, मेरिट पे ही उनको वाइस चांसलर बनाया गया। जहाँ तक आपका सवाल है कि जी इसके उधर फ़ायदे क्या हो सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, इसको पॉलिटिकल असाइलम के लिए यूज़ किया जा सकता है कि मेरे साथ एक मुल्क में इनजस्टिस हो रहा है, तो क्यों नहीं, एक बंदे का राइट है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उसको आप जलील कर रहे हैं, आप उनको ब्लडलेट्स, आप खुद ही रिपोर्ट्स किसने बनाई है नवाज शरीफ साहब की? नहीं, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, स्टेट ने फॉर्म किया था ना मेडिकल बोर्ड, तो कोर्ट में भी अब ये कहते हैं कि जी कोर्ट में वो झूठ बोल के चले गए, ये क्या सबको बेवकूफ़ समझते हैं पीटीआई वाले? क्या बेवकूफ़? किसने रिपोर्ट बनाई थी? मैंने अहमद हसन राना ने बनाई थी, चले स्टेट ने बनाई थी, स्टेट के डॉक्टर्स ने बनाई थी, तो ही वाज सफरिंग, तो उस बंदे बहुत शुक्रिया है, आप उनकी अपील चलाएं। ठीक है, ये लाना ना जाने से क्या फर्क? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। न्यूज़ अपडेट्स हैं, न्यूज़ अपडेट्स के बाद बात करेंगे काबीना मीटिंग की, और 3 महीने के लिए कोई वजीर मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। क्यों, क्या वजह है? इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है, इसकी कहानी ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। इमरान खान साहब ने काबीना को रोक दिया है, वज़रा को, मुशीरों को, अपने करीबी लोगों को रोक दिया है कि जी कोई बाहर नहीं जाएगा मुल्क से 3 महीने तक। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? चमगोइयाँ हो रही हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं जी घबराने का वक्त हो गया है, बहुत सी बातें हो रही थी। मुझे याद आ रहा है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब, वो ज़ाहिर है बड़ी ज़बरदस्त ऐसी बातें कर देते हैं, उनका जुमला बड़ा मशहूर हुआ जी हम आए नहीं, हम लाए गए हैं।
फिर बताया उन्होंने वही लाए हैं जो हमेशा लाते हैं, तो उसकी बड़े मानी तलाश किए गए लोगों ने कहा वो, फिर उन्होंने बता दिया कि जी वही लोग जो पहले लाते थे, उन्होंने मुख्तलिफ वज़रा और दोस्तों के नाम ले दिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि जी दिसंबर में कोई हंडिया पक रही है, कोई मसाले ज़्यादा डाल रहे हैं, ऐसा है दरमियान में, तो ये सब बातें बड़ी हो रही हैं। गुलाम नबी साहब हमेशा हमें इस्लामाबाद से बड़ी खबर देते हैं और ऑथेंटिक खबर होती है, ये मैं मानता हूँ। आपसे गुलाम नबी साहब इख्तलाफ अपनी जगह, बहसुम बहस अपनी जगह, लेकिन ये मैं मानता हूँ आपकी खबर सही होती है। ये 3 महीने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे इमरान खान साहब मुल्क से बाहर अपने वज़रा को, क्या चक्कर है सर? कोई भी ऐसा चक्कर नहीं है जिसको हम पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी या अदम इस्तेहकाम कह सकें, या कोई ऐसा हम कहें कि कोई एमरजेंसी खुदा न खास्ता मुल्क पे आने वाली है। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को रिपोर्ट गई थी मुख्तलफ़ अदारों की जानिब से, और बताया जा रहा था कि बहुत से वफाकी वज़रा, चंद एक के अलावा तकरीबन तमाम ही काबीना के जो वज़रा हैं और जो MOS हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं, वो रोज़ाना ही किसी न किसी मुल्क के दौरे के ऊपर गए हुए होते हैं। और फिर ये है कि कुछ रिपोर्ट्स बाहर से भी आ रही थी वज़रा के दौरों के हवाले से कि वो क्या करते हैं वहाँ पे। तो इस तरह की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये एक पाबंदी, यानी कि ये नहीं है कि कोई जा ही नहीं सकेगा, उसको प्रायर अप्रूवल लेनी होगी प्राइम मिनिस्टर से। वो बताएंगे कि फ़लाँ इवेंट है या फ़लाँ इस तरह का काम है, तो वो उसको लिख के भिजवाएंगे समरी की सूरत में, प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव करेंगे और वो बाहर चले जाएंगे अपने काम से। अच्छा, लेकिन एक बड़ा वफ़द जो है वो नहीं लेके जा सकेंगे, जिस तरह से अभी कुछ पहले वफूद की शक्ल में भी जाते रहे हैं और बाहर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में भी जाते रहे हैं। अभी एक इशू चला था कुछ दिन पहले, आपने वो देखा होगा, रियाज फतेहाना साहब को कोई नोटिस जारी हुआ था, तो वो अमीन असलम साहब भी गए हुए थे बाहर, और बाकी वज़रा भी इसी तरह से काफ़ी वज़रा ने जो हैं वो दौरे किए हैं। तो ये कहा जा रहा था कि इनको यहीं रखा जाए, लेकिन और साथ साथ पूछा जाए कि कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तो ज़ाहिर है जो माहौलियात से रिलेटेड लोग हैं, ज़रताज गुल साहिबा हों या अमीन साहब हों, इन दोनों का तो जाना बनता था उसमें तो, लेकिन इसका मतलब है कि ऑफिशियली भी अगर जाना है ऐसी भी कोई जगह तब भी पूछा जाएगा। तो ये सख्ती नहीं करें इमरान खान से, वो कप्तानी वाला दौर वापस आ रहा है कि वो देखते थे टीम में किस तरह होगा। अब तो खैर मैनेजमेंट होती है साथ, अब दौर फ़र्क है कि वो बाहर जाना है इन होटल से, तो ये वही मामला इमरान खान साहब कर रहे हैं। इसका कोई ताल्लुक बल्दियाती इलेक्शन से भी नहीं है, और ये कि जी हुकूमत जा रही है, ये हो रहा है, वो रहा है, वो तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं। ये खास ये है कि बाहर जाकर कुछ अच्छी रिपोर्ट्स नहीं मिली उस वजह से। बिल्कुल, ये पर्सनली इस तरह के उनको इन्फॉर्मेशन मिली है प्राइम मिनिस्टर साहब को, और उनको बताया गया है जो लोग बाहर जा रहे थे, वज़रा जो बाहर जा रहे थे, या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जा रहे हैं, या इनकी पार्टी के जो लोग ज़िम्मेदारान हैं वो जा रहे हैं। तो इस एतबार से क्योंकि वो तवज्जो नहीं दे पा रहे थे अपने मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर, और मुख्तलिफ समरीज़ और जो रिकॉर्ड मांगा जा रहा था वो नहीं दिया जा रहा था, तो इस तरह की सूरत हाल है कि वो यहाँ मौजूद होंगे और अपनी अपनी जो वजारत है उसकी कारकर्दगी भी, उसमें काम के हवाले से, पब्लिक मीटिंग्स, लोगों को रिलीफ फराहम करने के हवाले से उनकी अवेलेबिलिटी उनके दफातर में बहुत ज़रूरी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है। बाकी जाहिर है कि बाकी पॉलिटिक्स तो हो रही है। इन वज़रा इमरान खान जो है पूरी अपोजिशन पर अकेले ही भारी हैं, उन्होंने इन वज़रा ने बाकी जो साथ हैं उन्होंने क्या करना है साथ वज़ीर आज़म के। लेकिन भरकब ये है कि जब कौमी असम्बली में भी कुछ इश्यूज़ आए थे और वज़रा मौजूद नहीं होते थे, आप जानते हैं गुज़िश्ता हफ्ते में एक रिपोर्ट वहाँ पे भी पेश हुई थी जिसमें बताया गया हुकूमती वज़रा सवालात के जवाब नहीं देते, असम्बली में नहीं आते। तो ये उनसे इस हवाले से भी कहा गया है कि आप लोग पूरा पार्लियामानी सेशन जो होता है उसमें तवज्जो दिया करें और वहाँ पे सवालात का जवाब दिया करें। अब ये जो और बात लोगों है से राब्ते बढ़ाएं। बाबर साहब, ये कुछ अजीब बात है कि क्या इमरान खान साहब अपने कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं ले रहे? पंजाब को भी उन्होंने देखना है जनाब, खैबर पख्तूनख्वा को भी उन्होंने देखना है, अच्छा पार्टी को भी उन्होंने देखना है, हत्ता कि अवाम से भी अगर रब्ता करना है। वो कह रहे हैं जी बरह रास्त अवाम में मैं जाऊँगा, जाके उन्होंने पंजाब में 2, बाकी सूबों में भी एक वो बड़ा अवामी जलसा करेंगे, वहाँ भी उन्होंने इंटरेक्शन करना है। और फिर वो कह रहे हैं जी जवाब भी जाकर ये असम्बली में नहीं दे रहे। तो ये मुश्किल नहीं इमरान खान साहब के लिए हो गई, और उनको इस तरह से जैसे कोई क्लासरूम में बच्चों को ठीक करना पड़ता है उस तरह उनको करना पड़ रहा है ये काम, जबकि ख़बर ये बताती है कि जी मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, इसलिए इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि कोई बाहर नहीं जाएगा, और 3 से 4 माह मुआशी मामलात के लिए बड़े अहम हैं। तो ये उनको रोकने के लिए
ज़ाहिर है कुछ कहना था, ये तो नहीं कह सकते थे भाई बाज आओ बाहर चले जाते हो मुंह उठा के अभी बिला वजह तो ये ना करो, ये समझाने के लिए बस ये जुमले। अच्छा उसामा साहब, ये पहली दफ़ा नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने वज़रा को बाहर जाने से रोका है, ये माजी में बहुत दफ़ा हुआ है। अच्छा, इवन पिछले दौर में टेन्योर में मियाँ साहब ने भी रोका था, इससे पहले पीओ पार्टी के दौर में मुझे याद है उस वक्त भी मिनिस्टर से कहा गया था कि जी कोई बाहर नहीं जाएगा। मकसद ये होता है कि अगर किसी ने जाना है तो वो प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेके जाए और बताया कि कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए वो बाहर जाना चाह रहे हैं या किस नौयत की वो मीटिंग है जिसमें जाना चाह रहे हैं। और हुआ ये है कि मिनिस्टर जो है वो अब चूँकि सफरी पाबंदियाँ खासी रही हैं कोरोना की वजह से, अब वो खुली हैं तो बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं वो बाहर विजिट कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब शदीद माशी सूरत जो है ख़राब है और मिनिस्टर्स जो हैं वो छुट्टियाँ लेके बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उससे ये है कि गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो उस पर असरअंदाज होंगी चीज़ें। मिनिस्टर यहाँ पर नहीं होंगे, मामलात जो है वो ठीक तरह से हैंडल नहीं होंगे। तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी के मिनिस्टर जो हैं वो बाहर नहीं जाएंगे और मकसद सिर्फ ये है कि वो बता के जाएँ कि किस नौयत के लिए जा रहे हैं और जिस के लिए जा रहे हो वो कितना सैर तफरी के लिए, तो इसका मतलब नहीं हम नहीं जा सके, कोई माकूल उनको बतानी होगी। असल चीज़ ये मैंने आपसे ये कहा कि बहुत सारे मिनिस्टर जो थे वो रुके हुए थे, इसी वजह से रुके हुए थे, कोरोना था, सफरी पाबंदियाँ थी, सारा कुछ था। अब वो जब खुली हैं, जब आपकी फ़्लाइट खुल गई हैं तो बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं वो जाना चाह रहे हैं, कभी वो बिल आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। तो अब इसीलिए ये फैसला किया गया है कि अगर ये सारे ज़्यादातर मिनिस्टर जो है वो बाहर चले जाते हैं तो पीछे गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है उस पर गवर्नेंस को बेहतर करेगा कि ये सिर्फ उनको बाहर जाने से रोकना है, या वजारतों में रहने का मतलब यह है कि वहाँ जाकर आप ये 3-4 महीने काम करें, जब कह रहे हैं माशी चैलेंजेस हैं कुछ बेहतरी लेकर आएँ। अभी मैं जिस तरह आपको ब्रेक में बता रहा था, अभी भी चल रही है खबर, LPG की फी किलो कीमत 14 रुपये 31 पैसे कम हुई है। चलें कोई तो आवाम के लिए कुछ अच्छी खबर आई। तो ये अगर वजारतों में रहें, काम करें, मेहनत करें तो फ़र्क पड़ सकता है सर कोई गवर्नेंस पे? बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ये वजारतों में रहें, काम करें, जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है वो लोगों तक असल सही तरीके से पहुंचाएं, अपने हलकों में जाएं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, बजाय ये कि ये 15-20 दिन के लिए सारे गायब हो जाएं और गवर्नमेंट का एक नेगेटिव इमेज जो है वो लोगों के सामने आए। सही। तो इसके अलावा ये और कोई चीज़ मुझे ऐसी नजर नहीं आ रही। गुलाम साहब आपकी बात सही है, लेकिन इससे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो आएगा परफॉर्मेंस पर, या बल्दियाती इलेक्शन जो आ रहे हैं सर, ये तो नहीं हो सकता उस पर फोकस ना हो, लेकिन उससे कुछ तो बेहतरी आएगी कि अपने हलकों में जाएं, यहाँ रहें, बाहर ना भी जाएं। अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो जाहिर है कि उस पर तमाम जो वज़रा हैं वो उनकी मौजूदगी इस हवाले से भी बहुत ज़रूरी होगी कि फ़ौरी तौर पे अगर फ़र्ज़ करें वज़ीर तवानाई हैं वो अगर कहीं बाहर जाते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में जो कहीं स्कीमें हैं सुई गैस की फ़ौरी तौर पे शुरू करवाने वाली वो कौन करेगा। इसी तरह से इकनॉमिक अफेयर डिवीजन्स के जो काम हैं अगर वो बाहर गए हुए हों तो वो कौन कर सकता है यहाँ पे। इसी तरह से वज़ारत ख़ज़ाना है, इसी तरह से मनसूबाबंदी कमीशन है और बाकी बहुत सारी जितनी भी वज़ारत रेलवे हैं। तो एक अच्छा तो ये है कि भर्तियाँ खोलने का भी कहा गया है कि तमाम अदारे अपने अपने जितनी उनके पास कैपेसिटी है ठीक वो भर्तियाँ खोलें और लोगों को रोज़गार की फ्राहमी के लिए काम शुरू करें। और दूसरी ये है कि वज़ारतों के ऊपर तवज्जो दें और जो कोई इनको डिमांड्स आएंगी उनको फौरी तौर पे पूरा करने के लिए भी इकदाम उठाएं। अच्छा, अब तो ये हम कह सकते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर भी असर पड़ेगा। सही सर, अब एक बात माने सर, अब कुछ बेहतरी आ रही है। 1 किलोग्राम जो LPG है उसकी कीमत कम हुई है। अभी मैं देख रहा था राइस की एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में रिकॉर्ड, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बनने जा रहा है, वो बड़ी अच्छी हो रही है। तो बाबर साहब आज तो अप्रिशिएट कर दें सर, कुछ तो बेहतरी आ रही है। आज देखिए इमरान खान साहब ने रोक भी दिया है कि आप कोई यहाँ पर रह के कुमाशी बेहतरी दिखाओ। आप हमेशा उसामा साहब मैं बिल्कुल इस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूंगा जिस दिन आम आदमी को क्यों बिजली का रेट कम मिलेगा, पेट्रोल का रेट कम मिलेगा। LPG का आम आदमी से क्यों सर, जब अच्छा महंगी होती है सर तब आम आदमी का ताल्लुक होता है सर, अब नहीं है। उसका घरेलू सिलेंडर है सर, उसका इम्पैक्ट आम आदमी की जिंदगी पे आना चाहिए। क्यों नहीं पड़ेगा सर? मुझे बताएं क्या अच्छा ये 14 रुपए महंगी हो जाती तब नहीं पड़ना था?
चले, ये बड़ा आसान है गवर्नमेंट का। सारी कौम जो है वो हाथ जोड़ के गवर्नमेंट की एलपी की कीमत जो है वो कम कर दी। मैं आपकी ख्वाहिश पंजाब में 1 लाख रोजगार का ऐलान हो गया सर, उसमें तमाम भर्तियां की जाएंगी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। अभी आप देखें कुछ ना कुछ सर, पहले आपने चीनी का तो काम ही इस तरह कह के खत्म कर दिया जी, वो सीजन ही अब आ गया है तो इसलिए 55 पे नीचे चली गई है सर। राइस की एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड इंशाल्लाह सर, टेक्सटाइल का इंशाल्लाह रिकॉर्ड। तो सर ये टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ज्यादा होगी, सब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा वहां पर रोजगार है, तो लोगों को रोजगार भी तो तभी मिलेगा ना सर। जी गुलाम साहब, मेरा ख्याल है इशू आ गया। प्रोड्यूसर साहब क्या हुआ ख्याल है, देखें आप जानबूझ के हाँ जी पॉजिटिव बात पर गुलाम साहब का कमेंट ही नहीं आने देते। ये जनाब एक साजिश है, नहीं ये एक साजिश, कभी पॉजिटिव। बहरहाल जी छोटी छोटी अच्छी कुछ खबरें ज़रूर हैं। उम्मीद करते हैं पेट्रोलियम प्राइसेस भी कुछ नीचे आएंगी, उससे आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे जनाब कि अभी भी आमने सामने है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत, ये मामला ख़त्म नहीं हो रहा। EVM पर डटे हुए हैं दोनों जनाब। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। इलेक्शन कमीशन जनाब डटा हुआ है। हुकूमत कह रही है कि आपने अगले इलेक्शन हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर करवाने हैं, जल्द अज जल्द इसकी ख़रीदारी की जाए। अब हत्ता कि ये भी हो रहा है कि हुकूमत कह रही है कि अगर हमारी बात ना मानी गई, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आप नहीं ख़रीदते, बाहर से जल्दी नहीं मंगवाते, तो फिर फ़ंड्स भी रोके जा सकते हैं। अब फंड्स के बगैर तो इलेक्शन कमीशन चल नहीं सकता। एक तरफ फंड्स और मांग रहा है इलेक्शन कमीशन, वो कह रहा है जी इतने एकड़ हमें जगह चाहिए स्टोरेज के लिए, हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें ट्रेनिंग चाहिए। यहाँ तक बात हुई एक वक्त में कि जी हेलीकॉप्टर्स चाहिए हमें ये पहुँचाने के लिए, बहुत ज़्यादा खर्चा चाहिए, अरब हरब। हुकूमत डरा रही है कि जी ये जल्दी करो। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब अंदर की खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी बाबर साहब और गुलाम साहब बेहतर बता सकते हैं कि जी ये कोई गुड्डी का खेल नहीं है कि जनाब आपने कह दिया और हम कर दें। बाबर साहब, ये कभी लगता है इलेक्शन कमीशन 3 कमेटियां बनाता है, लगता है ओहो कमाल हो गया जनाब, ये तो हुकूमत की बात मानी जा रही है। वो जो हमने माजी देखा था इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हो ही नहीं सकता, बड़े यानी एतराज़ात 27 के 37 ऐसे सवाल थे जिनका जवाब ही नहीं मिल रहा। फिर इलेक्शन कमीशन 3 कमेटियाँ भी बना देता है और बड़ी ज़बरदस्त उसमें बातें हर एक के लिए कि किस तरह से ख़रीदनी है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है, ट्रेनिंग किस तरह, वो सब। अब फिर जवाब ही आ जाता है जी टेंडर हम करें ना करें, हम एक पहले देखेंगे होना है, उसके बाद टेंडर होगा, फिर टेंडर के लिए आएगा, वो फिर चेक करेंगे कि कौन मशीन दे रहा है, इतनी दे सकता है उसको। जब फिर दिया जाएगा टेंडर, वो फिर टाइम मांगेगा कि जी इतनी मशीन हम इतने अरसे में दे सकते हैं। सर ये तो बड़ा मसला बन गया। उसामा साहब, EVM ने जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने एक ख़त लिखा था गवर्नमेंट को। उस ख़त में उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ चीज़ें बताई थी कि जनाब हमें 8 लाख मशीनें चाहिए, 8 लाख मशीनों के लिए हमें वेयर हाउसेज चाहिए, हमें ये ऑफिस चाहिए, ये फैसिलिटेशन चाहिए। अब वो चीज़ें तो अभी तक गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं की। गवर्नमेंट इनको कह रही है कि आप टेंडरिंग प्रोसेस में चले जाएँ। मेरा मतलब टेंडरिंग प्रोसेस में अभी चले जाएँ, उनको अभी टेक्निकल स्टाफ चाहिए, उनको ये सारी चीज़ें उसकी इंटीग्रिटी चाहिए, उसके बगैर ही पहले आपको बिल्डिंग चाहिए, पहले आपको ट्रेनिंग स्टाफ चाहिए, वो मशीन्स आएंगी, जो मशीन बनाएगा थोड़ा बहुत तो वो आपको बताएगा, फिर आप वो लोगों को ट्रेन करने के लिए आएंगे। साथ भी तो हो सकता है सर कि आपने पहले सारा चले 8 लाख मशीनें आ गई, आपने टेंडरिंग कर दी, जिन्होंने कितने महीने लगेंगे सर? तो सर गवर्नमेंट जगह फराहम करे ना, उसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दे। वो EVM मशीनें रखनी कहाँ पर हैं, टेक्निकल स्टाफ कहाँ से आएगा जो उनकी क्वालिटी को चेक करेगा, ये सारी चीज़ें। मतलब ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट ने कह दिया, अभी उन्होंने कमेटी बना दी है, वो देख रहे हैं कि उनकी कैपेसिटी है नहीं है। अब मतलब कि टेंडरिंग दे दें, उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दें, पीछे इसकी कैपेसिटी ना हो, ये इतने जोगे हो ही ना कि ये EVM मशीनों को इस्तेमाल कर सकें। तो पहले उनको अपना काम करने दें। गवर्नमेंट को तो बहुत जल्दी पड़ी हुई है, किसी तरीके से भी EVM मशीन आए और जनाब आके अब कहाँ रखनी है, कहाँ नहीं रखनी, कैसे इस्तेमाल होना है, कौन से लोग हैं जो उनको हैंडल करेंगे, कौन से लोग हैं इनकी क्वालिटी को चेक करेंगे, ये सारा कुछ किस तरह से होगा। गवर्नमेंट को तो इसकी परवाह नहीं है। देखिए EVM जो है वो जो इलेक्शन कमीशन है वो एक आईनी इदारा है, उसको अपनी जो आईनी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसका उनको पता है। उन्होंने इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन फेयर और फ्री कराना है, इस चीज़ का भी उनको पता है। अब गवर्नमेंट उनको धौंस धांधली के ज़रिए से ज़बरदस्ती मजबूर तो नहीं कर सकती
कि आप जनाब अभी टेंडिंग कर दें, ये कर दें, वो कर दें। इस काम में तो अब ये हुआ कि अगर इलेक्शन कमीशन में रहते तो ये तो कानून साजी भी ना हो सकती। तो गुलाम रज़ा साहब, ये हुकूमत ने इस काम के लिए सर धड़ की बाजी लगाई है सर। पूरा आप देखें कि जॉइंट सेशन बुलाया गया, वो आर या पार वाली सूरत हाल बना दी थी इस काम के लिए। अब हुकूमत डटी हुई है, वरना फ़ायदा क्या होगा सर फिर कानून साजी करने का। उन्होंने तो टारगेट रखी 2023 के इलेक्शन होने ही EVM पर हैं और ये करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन लगता है कहीं वो वीडियो पर नोटिस लेता है तो लगता है हुकूमत खुश हो गई जनाब। फिर ये भी आता है कि अगर ये वाकई सही हुई, फोरेंसिक में साबित हो गया कि किसी भी उम्मीदवार ने या जीतने वाले उम्मीदवार ने भी ये सारा पैसे वगैरह की बंदर बांट किया है, तो वो इलेक्शन गए। वहां पर दोनों इकट्ठे नजर आते हैं, EVM पर फिर लड़ाई। एक बात तो जहन नशीन कर लेनी चाहिए तमाम सियासी पार्टियों को बशमूल हुकूमत को कि इलेक्शन करवाना किसी हुकूमत का काम नहीं है, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। उसके लिए उसका मैंडेट है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और उसको इख्तियारात हासिल हैं और वो किस तरह से इंतखाबात करवाती है, उसके इंतज़ामात कैसे करते हैं, वो उन्होंने इस हवाले से इंतज़ामात शुरू कर दिए हैं। ये बात कि जो वो कह रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, ये मैं आपको एक ख़बर दे देता हूँ। एक गवर्नमेंट के अंदर एक बात चल रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चंद वज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म से बात की थी और ये कहा गया है प्राइम मिनिस्टर को कि अगर EVM की तरफ पेशरफ्त नहीं होती तो आप साफ़ सुथरे अल्फाज में आप ये कह दें कि हमारे पास जनरल इलेक्शंस के लिए भी फ़ंड नहीं है, हम हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आम इंतखाबात के लिए फ़ंड मुहैया नहीं कर सकती। अगर वो EVM की तरफ जाते हैं तो फ़ंड देंगे, नहीं तो फ़ंड ही नहीं है। तो ये इस तरह की बातें करना और इस तरह के पैगामात देना, तो ये तो धौंस धांधली हो गई है। ये तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के माथे पे आप बंदूक रख रहे हैं या उनको धमकी दे रहे हैं, तो ये इस तरह नहीं होता। उन्होंने जो कमेटियाँ बनाई हैं, उन्होंने जो लेटर लिखे हैं, जो डेलिब्रेशंस वो मुख्तलिफ़ जगहों पे कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के लिए बुला रहे हैं, इसमें जाहिर है कि एक टेक्निकल कमेटी है वो अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ परचेज कमेटी है वो परचेज करेगी। वहाँ उन्होंने एक जुमला बोला कि जी 3 साल हो गए हम सरकारी कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो 3 साल में कहीं नहीं हो सकी और ये प्राइवेट वो जल्दी हो गई। सर इदारों पर जाएं, एक मिनट ठहर जाए, मुझे एक बात बताएं। ये जो इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर को, उसमें उन्होंने कहा जी प्लानिंग कमीशन को हम 1 साल से कह रहे हैं कि जनाब हमें एक बहुत बड़ा वेयर हाउस दिया जाए, हमें उसमें जो है डाटा सेंटर भी हो, उसमें जनाब ये सारी फैसिलिटीज़ हों जी। अब मसला ये है कि वो अभी तक पैसे तो प्लानिंग कमीशन ने उनको अभी तक 1 साल के बावजूद गुजरने के बावजूद रिलीज़ ही नहीं किए। 1 साल गुजर गया, पैसे रिलीज़ नहीं किए। वो जो जगह मांग रहे वेयर हाउस के लिए, अब ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि जनाब ये जल्दी से ट्रेंडिंग हो जाए, लेकिन पैसे उनको देने के लिए तैयार नहीं है। वो जो रिक्वायरमेंट्स मांग रहे हैं वो रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी करने को तैयार नहीं है। क्या EVM मशीनें जो प्राइम मिनिस्टर की छत पे, हाउस की छत पे रखनी है या कहाँ पे रखनी है? मुझे भी बता दें कि 6 महीने में सर आ जाती है। साल पहले तो गुलाम सब मान ही नहीं रहा था, इलेक्शन कमीशन तो कहता था EVM जो है वो हो ही नहीं सकती, तो शायद उस तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हो रही क्या इनको? अभी भी देखिए वो एक कानून जो पास किया गया है उसकी भी पासदारी करना है। लोगों को ये तो नहीं कहना कि अब कानून पास हो गया हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो बड़े मुदब्बराना अंदाज में हुकूमत की जो बॉल है वो हुकूमत के कोर्ट में दोबारा फेंक दी है उन्होंने। और वो देखेंगे कि अब तमाशा बैठ के कि हुकूमत क्या करती है, जो वो इंतज़ामात के लिए कह रहे हैं। आपको पता है कि इसके टेंडर खुलने के लिए भी सबसे पहले तो ये है कि इसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर होगी। इसमें तो ग्रांट ही नहीं है इस साल। किसी बजट में आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए 200 अरब रुपया रखा गया हो? पिछले सारे इंतखाबात 20-22 अरब रुपए में होते थे। तो ये पैसे कहाँ से? पहली बात तो ये कि सप्लीमेंट्री ग्रांट पास की जाए 150 अरब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर 2023 कराने की नियत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भरपूर नियत है, लेकिन जाहिर है कि जो जितने भी इसके लवाजमात हैं वो तो हुकूमत ने पूरे करने हैं। उनको पैसे दें 150-200 अरब रुपया और उसके बाद फिर वो सीधा होके फौरी तौर पे इसकी परचेजिंग और ट्रेनिंग और सब कुछ शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप उनको पैसे ही नहीं देंगे
तो फिर वो कैसे शुरू करेंगे? मुझे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इलेक्शन कमीशन जल्दी से ईवीएम मशीनें खरीदे, वो गवर्नमेंट को पकड़ा दे, गवर्नमेंट जाने और इलेक्शन जाने, इलेक्शन कमीशन बस एक दफा उनकी खरीदारी करके दे दे। मगर वो जो चीजें मांग रहे हैं, वो डाटा हाउस, वेयर हाउस, डाटा एंट्री सेंटर, उसके बाद ये जो सारे हैं, उसके लिए तो 1 रुपया गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया। वो बार बार कह रहे हैं कि जनाब खाली 40 अरब रुपए नहीं आनी, उससे रेलेवेंट बेताशा चीजें हैं। सर अभी हाल ही में गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही। गुलाम साहब, हाल ही में ऐलान नहीं हुआ था 40 अरब रुपए फौरन रिलीज किए जाएं? ख्याल है पिछली दफा काबीना के इजलास में शायद ये हुआ था कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को, जहां ये बात हुई थी कि साथ चलना, ये कहने से थोड़ी होता है। इसके लिए आपको पता है कि सरकारी पैसे हैं, इसको रिलीज करने के लिए सबसे पहले तो इसकी मत देखनी पड़ेगी कि किस वाली जेब में से ये पैसे निकालने हैं। सबसे पहले तो वो देखेंगे और उसमें से पैसे हमें निकालने। माशाल्लाह सर, रिकॉर्ड बन गया पाकिस्तान की तारीख में रेवेन्यू का 5 महीने में सर 2300 अरब से ज्यादा इकट्ठा हो गया है। सर एफबीआर अब माशाल्लाह जबरदस्त काम कर रहा है, इसमें से कुछ पैसे निकाले जा सकते हैं। जी, बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। जो हमारी जेबें कट रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसकी उधर ही जेब में जा रहे हैं, उसकी जेब काट रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आगे जा रहा है मुल्क। सर एक तरफ आप कहते हैं टैक्स इकट्ठा होना चाहिए, सर वो हो रहा है। आप फिर देखें, पहले भी वो मैंने ब्रेक से पहले सवाल किया था तो वो सर कोई लाइन हमारी कट जाती है उसी वक्त। मेरी बात सुने, मेरी बात लगना चाहिए वो टैक्स। सर इकट्ठा होगा, लगेगा। जी जी, इकट्ठा करने को कौन गलत कहता है? टैक्स इकट्ठा करने को कौन गलत कहता है? हमारे जैसे तनख्वाहदार लोगों की तनख्वाहों में से टैक्स कटौती, टैक्स नहीं होता। आम साबुन तेल घी के ऊपर टैक्स लगा हुआ टैक्स नहीं होता, टैक्स होता है इनकम के ऊपर। उनको तो आपने किसी ने पकड़ा नहीं। आपके आधे टैक्सेस जो हैं वो टेलीफोन वाले आपको इकट्ठे करके दे रहे हैं, आपको सुई गैस वाले इकट्ठे करके दे रहे हैं, IS को बिजली वाले इकट्ठे करके दे रहे हैं, और बाकी जो टैक्सेस हैं को पानी वाले इकट्ठे करके दे रहे हैं। आपकी टैक्स कलेक्शन एजेंट्स तो पेट्रोल पंप्स हैं, ये सारे लोग आपको इकट्ठा करके टैक्स देते जाते हैं। जीएसटी सर तकरीबन 0 हुआ है। सर आप ये बताएं, पेट्रोल लेवी आनी है। सर चलें, मुझे क्लोजिंग का कह दिया गया। सर एक बात तो आज 14 रुपए कीमत कम, सर 14 रुपए किलो LPG की कीमत कम हो गई है, इस पर तो सर मुबारकबाद होनी चाहिए। कुछ तो रिलीफ मिला है, क्या कहेंगे गुलाम साहब? जल्दी से होंगे आपके। अच्छा चले सर, गुलाम रज़ा साहब जनाब, वो उन्होंने अवाम का साथ देना है, अवाम पर अभी भी बोझ है। वो कहते हैं जी महंगाई बहुत ज़्यादा कुछ नीचे आ जाएगी तभी खुश हो गए लोग। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।